भेजा है और इनका सवाल है टाटा मोटर्स पर। 1000 शेयर्स 434 के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं। मंदार, क्या सजेस्ट करेंगे आप? टाटा मोटर्स के चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? इस वक्त तो इनको हल्का नुकसान हो रहा है, 400 के आसपास स्टॉक कारोबार भी कर रहा है, क्या करना चाहिए शेयर में? पूजा जी, देखिए टाटा मोटर्स तो एक कंसोलिडेशन में बना हुआ है और फिलहाल सपोर्ट के ऊपर से तो ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर पिछले 1.5 साल का चार्ट अगर आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर की तरफ इस स्टॉक में बिकवाली ही देखने को मिल रही है। 450 के ऊपर के जो लेवल्स है वहां पे ये स्टॉक टिक नहीं पा रहा है। जो सपोर्ट है वो 390 से लेके 370 की लेवल्स में अच्छा खासा सपोर्ट इसमें बना हुआ है। पिछले 1 साल में मल्टीपल टाइम्स यहां से ये स्टॉक बाउंस बैक भी कर चुका है। तो अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। 360 का इसमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 3 से 5 साल का अगर व्यू हो तो उस केस में हमें फिर से एक बार बाउंस बैक ऊपर की तरफ 490 से लेके 520 की लेवल्स तक देखने को मिल सकता है। जो एक लंबा वाला मूव है, यानी एक इन्वेस्टर को जो एक मल्टी बैगर मूव चाहिए होता है, वो इसमें कब बनेगा? तो वो 520 530 के जो रेजिस्टेंसेस हैं ये ब्रेक करके जब ऊपर चलेगा तभी उसमें उस तरीके का मूव हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल सपोर्ट पे है, इसलिए 360 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कीजिए। 9 एवरेज प्राइस है जिसके 1000 शेयर है मेरे पास। ओके, 199 एवरेज प्राइस है, यहाँ पर भी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए। रवि जी, एक बार आपसे ही समझेंगे। देखिए 10 साल के उच्चतम स्तर पे हमने आईटीसी को देखा, पर नतीजों के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं था। इस साल का स्टार परफॉर्मर इसको कहेंगे, पर क्या आगे भी भरोसा कायम है और किस तरीके के टारगेट्स यहाँ पे ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, आईटीसी का शेयर जनरली हमें अच्छा लगता था जब बजट का टाइम होता था। बजट के टाइम पे सिगरेट के प्राइसेस जिस हिसाब से मूव करते थे उसका इंपैक्ट ज्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अभी जो ओवरऑल यहाँ पर स्ट्रक्चर बन रहा है, 350 का लेवल चल रहा है, सर बढ़िया प्रॉफिट है, चलने दीजिए। नंबर्स के बेसिस पे अगर जाते हैं तो वो आपको अग्रेशन काफी अच्छा दिखाई देता है। कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक निकला है और चाहे आप एबिटा ग्रोथ देख लीजिए, प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, सेल्स ग्रोथ देख लीजिए, सभी में यहां पे पॉजिटिव सेंटीमेंट बने हैं, तो चलने दीजिए। ये स्टॉक अगर 1 साल का टारगेट रखते हैं तो 430 रुपए का, और अगर 3 से 6 महीने में देखते हैं तो 380 और 390 के पास आके थोड़ा रुकता हुआ नजर आएगा। तो कंटिन्यू ये स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। मुझे लगता है कि अगर आप बहुत सी रेटिंग एजेंसीज और उनसे आप देखेंगे तो सबको आपको आईटीसी उनके पोर्टफोलियो में जरूर दिखाई देगा। दूसरी तरफ देखिए, डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है, 3.5% का डिविडेंड यील्ड है। तो स्टॉक अगर रखा भी तो भी आपको कुछ ना कुछ देगा। बिल्कुल बने रहिए, अच्छा शेयर है। बच्चों को अगर आगे आप गिफ्ट करेंगे तो वो भी आपसे कहेंगे कि मेरे पापा ने सही डिसीजन लिया था, या अगर किसी ने आज खरीद के रखा है 20 साल बाद का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये उन्हीं स्टॉक्स में आता है। एक ओपिनियन देना चाहते हैं अपने आईडीएफसी लिमिटेड को लेकर। आशुतोष बताएं। अनिल जी, ओपिनियन नहीं, मैं बोल रहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक मतलब ऐसा है ना कि वो मार्केट मैनेजर जो होता है कि जैसे वो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अनिल जी, मुझे लगता है कि जो इतने 2-3-4 साल से जो मैं बहुत ही अगेंस्ट रहता था, जिसके मुझे लगता है अनिल जी वो भाव काट के वो ऊपर की तरफ चलने के लिए शुरू हो गया। तो आई थिंक जो अंडर परफॉर्मेंस थी, जिसके लिए मैं स्टॉक के मतलब बहुत एंटी था, वो मुझे लगता है अनिल जी ओवर हो गई है। तो अनिल जी जिस स्टॉक के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखो ईदर साइड पे, उसमें अगर चेंज ऑफ व्यू हो तो वो शेयर करना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक अनिल जी कई बार होता है ना कि वो किसी की लड़ाई हो जाए किसी दोस्त से, जब तक कोई आइस ब्रेक नहीं होती तो कोई बीच बचाव नहीं करता तो दोस्ती वापस नहीं होती, तो आपने वापस करवा दिया। तो अनिल जी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो अंडर परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से मैं परपेचुअल मंदी में रहता था, वो अनिल जी आई थिंक अब नहीं रही है। तो माई व्यू इज चेंज। नॉट दैट अनिल जी आई एम वेरी बुलिश और आई वुड बाय, क्योंकि मेरे पास दूसरे विकल्प अवेलेबल हैं। बट अनिल जी वो जो मेरी परपेचुअल लिस्ट में था, जैसे एल&टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, आईडीएफसी बैंक, तो उसमें अनिल जी आईडीएफसी बैंक को मैं निकाल रहा हूं। ओके, तो आईडीएफसी बैंक से अब उतनी दुश्मनी नहीं है पहले जितनी। बाकियों से प्रेम जागा है कि नहीं?
नहीं अनिल जी, प्रेम अभी नहीं है। प्रेम तो अनिल जी जो डीएलएफ और डेल्टा और उन स्टॉक्स के साथ या अंबुजा वो है, वो अनिल जी अलग है और रहेगा एलएनटी। ये अनिल जी प्रेम में तो नहीं आ सकते। अनिल जी देखिए, मेरा कोई प्रेम वाली बात नहीं है। अब जैसे एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, अनिल जी देखिए बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, चाहे कुछ भी कहो, लेकिन अनिल जी वो जो देश में जब मर्जर हुआ था, एक त्योहार मनाया गया था, उसके बाद अनिल जी जितने बड़े लॉसेस इन्होंने इन दोनों स्टॉक्स ने क्लाइंट्स को या रिटेलर्स को या इवन एचएनआईज को दिया, अनिल जी किसी ने नहीं दिए। तो मुझे अनिल जी उस चीज से ज्यादा तकलीफ होती है। और इसलिए आप देखिए आईटी भी, अब आईटी में अनिल जी आप देखिए टीसीएस, इन्फोसिस, ये बाउंस बैक के बाद अनिल जी अभी कहीं कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स में जब बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में अनिल जी कोई ट्रैप हो जाता है और बड़े लॉस हो जाते हैं, उसका एग्जिट इतनी आसानी से नहीं मिलता। तो अनिल जी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी ये नहीं कि बढ़ नहीं सकते, मैं बार बार बोलता हूं बढ़ सकते हैं, लेकिन अनिल जी हर भाव पे मतलब लोग निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी ट्रैपिंग हुई हुई है इसके अंदर। उस ट्रैप से निकलना बहुत जरूरी है। तो वो कितने महीनों से अनिल जी वो चल रहा है, अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। आप कोई अनिल जी अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ले लेता है, तो अगर वो 300, 400 रुपए नीचे हो जाए तो कभी कोई लॉस बुक करेगा? कभी नहीं करेगा अनिल जी। उसको 2000 लोग ऐसे फंड मैनेजर से लेके एनालिस्ट मिल जाएंगे जो कभी उसको गाइड नहीं करेंगे कि इसमें लॉस बुक करो। बट अनिल जी उस दौरान बाजार कहां से कहां पहुंच गया, कुछ स्टॉक्स कहां से कहां पहुंच गए, तो उस चीज को, उस अंडर परफॉर्मेंस से की तकलीफ होती है। तो ऐसे अनिल जी वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रेड कैसे करना और कब करना है। तो ये जो अंडर परफॉर्मेंस है। अब अनिल जी ईवी थीम के बारे में अब आप कहेंगे आपने एक क्वेश्चन एक पूछा, मैं तीसरा दे रहा हूं। अनिल जी आज अभी आप ये देखिए, आप एपीआई की बात कर रहे थे, आज से लास्ट ईयर तक अनिल जी मुझे याद है 1-1.5 साल पहले आप एपीआई चूरन पे प्रोग्राम करते थे। मतलब जो थीम एकदम इतना रैम्पेंट हो गया था कि लोगों का मतलब वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या, और जेन्युइनली वो बहुत अच्छे प्रोग्राम होते थे कि लोगों को पता नहीं था। पर अनिल जी वो उस वक्त देखा था जब वो वैक्सीन बन रही थी, ये वैक्सीन के वायल्स बनाएगा, इसको आउटसोर्सिंग ऑर्डर मिलेगा, इसके पास इतनी कैपेसिटी, और क्या से क्या हो गया था। एंड में फार्मा में कितना फटका लगा। वही डर अनिल जी मुझे ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी थीम है ना, उसमें लगता है। तो अनिल जी ये मैं चीजें बहुत ध्यान रखता हूं कि कहीं ना कहीं जो यूफोरिक थीम बन जाते हैं, जो मैनिया थीम्स बन जाते हैं, उनसे बहुत बच के रहना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आप कहेंगे कि मैं बार बार टाटा पावर का एग्जांपल देता हूं। यही अनिल जी 4 महीने हो गए टाटा पावर के साथ वही स्टेटस चल रहा है। ऊपर खुलता है, कॉल आती है, कॉल चलो नहीं भी आती है, वो पुराना रोल ओवर चल रहा है, लोगों को अच्छा लगता है, नीचे कटता है 4 महीने से। अनिल जी अगर 4 महीने के में अगर एक स्टॉक नहीं चला और उसमें दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तो अनिल जी ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 साल, 4 साल, 3 साल वाला हूं भी नहीं, और मैं ओपनली कहता हूं कि मैं लॉन्ग टर्म में बिलीव नहीं करता हूं। लॉन्ग टर्म में कोई अनअकाउंटेबिलिटी अनिल जी, तो वो बात मैं करता नहीं। पहली चीज अनिल जी अपनी लाइफ मंथ टू मंथ है, तो उसमें अनिल जी राइट चीज करना बहुत जरूरी है। और उसमें अनिल जी कॉल गलत जाती है तो हमें भी उतनी तकलीफ और उतना दुख होता है। तो ये है आपके लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर जो बेरिश हुआ था वो न्यूट्रल होता हुआ। अब आशु जी सवाल आए हैं, ये IEX पे राय जानना चाहते हैं। इनके पास 500 शेयर्स हैं और 166 जो है इनकी बाइंग प्राइस है। और किरण एक बार आपसे समझेंगे, देखिए लगातार इसमें हमें एक बिकवाली देखने को मिल रही है, पर कहीं ना कहीं 140 के आसपास से अपने आप को होल्ड करने की कोशिश जरूर कर रहा है। क्या यहाँ से कुछ अपसाइड की उम्मीद रखें? अच्छी बात यह है कि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ज्यादा दूर की नहीं है, पर फिर भी क्या करना चाहिए इसमें? सो ओवरऑल अगर आईएक्स की हम बात करें, सो ओवरऑल स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 150 के आसपास का। वहां से हम देख रहे हैं कि क्लियरली इसने ब्रेकडाउन दिया है और स्टॉक अब लोअर रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप इसका थोड़ा लंबा नजरिया रखोगे या तो थोड़े हिस्टोरिकल चार्ट देखोगे, तो 2021 मई महीने के आसपास कहीं ना कहीं स्टॉक में 131 और 140 के बीच लंबा एक टाइम स्पेंड किया था, और उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने के बाद हमने वहां से एक शार्प मूव देखा था। तो उसी सपोर्ट को कंटिन्यू करते हुए मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर भी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक, एक मेजर करेक्शंस के बाद का एक लग रहा है कि बेस फॉर्मेशन हो रहा है। सो मेरे हिसाब से उनको अभी बने रहना चाहिए 134 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके। अगर 134 ब्रेक होता है तो फिर देयर आर वेरी गुड चांसेस कि 120 115 तक के लेवल आ सकते हैं। तो एक बार 134 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप होल्ड कीजिए, देयर आर वेरी गुड चांसेस के ऊपर में वापस एक बार ये 155 160 की रेंज में आ सकता है, जहां पर 150 डेज मूविंग एवरेज है। सो 134 के स्टॉप लॉस से होल्ड करेंगे हम, ऊपर में 155 के आसपास के टारगेट के लिए, और जैसे ही 155 आता है यू कैन अगेन रिव्यू द चार्ट एंड ट्रेड योर स्टॉप लॉसेस। ओके, तो यहाँ